आपके पास ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या होता था, दो गैप्स हैं और यहाँ से लाइट वेव्स जाती थी, यहाँ से लाइट वेव्स जाती थी। वो दोनों लाइट वेव्स डाइफ्रैक्ट होने के बाद दे यूज टू इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब दे यूज टू मीट, और व्हेन दे यूज टू मीट तो आपके पास मैक्सिमास और मिनिमास प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मैक्सिमा कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन योर फेज एंगल डिफरेंस इज 2 pi एंड व्हेन द पाथ डिफरेंस इज n lambda। मिनिमा कब होता है, when the phase difference is 2n minus 1 pi and the path difference is n minus 1 over 2 lambda। ठीक है, मैक्सिमा का मतलब होता था कि जहां पे एक ब्राइट स्पॉट होगा और बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास वी हैव अ मिनिमा। अच्छा, अब हमने ये कहा है कि यहाँ पे सेंटर में एग्जैक्टली वी हैव अ जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई एंड दीज लाइट वेव्स दे मीट एट दिस पॉइंट एंड दे प्रोड्यूस अ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ओवर हियर। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास S1 से लेके P तक का डिस्टेंस पता है और S2 से लेके P तक का डिस्टेंस। अगर इन दोनों डिस्टेंसेस का मैं डिफरेंस लेता हूं तो वो मेरा पाथ डिफरेंस के इक्वल होगा। ओके, so S2P distance minus S1P is equal to path difference। और जहां पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा होता है तो पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला होता है n lambda। So n lambda will be equal to S2P minus S1P। So यहां से you can just calculate the wavelength as well। अब हमारे पास एक ये फॉर्मूला है which is a sin theta equals to n lambda। This formula is extremely important। ठीक है, a sin theta equals to n lambda। a क्या होता है, a is the slit separation। ठीक है, और थीटा क्या है, बेसिकली थीटा इज द एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन कह लो, और लेम्डा इज योर वेवलेंथ एंड n इज द nth ऑर्डर। ठीक है, ओके, अब हमारे पास यहाँ से लेट्स से इफ यू नो द डिस्टेंसेस एंड इफ यू नो द वेवलेंथ, सो आप यहाँ से ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो या वाइस वर्सा। मतलब कि अगर आपको ऑर्डर पता है एंड यू डोंट नो द वेवलेंथ ऑफ लाइट तो यू कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट एज वेल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है a sin theta equals to n lambda is extremely important। Okay, now let's just talk about it in the diffraction grating। ठीक है, अच्छा, diffraction grating में हमारे पास क्या होता है कि अभी तो नहीं आया जी। सो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, एक ये ग्रिड सी हमारे पास बनी हुई है। ठीक सर है, ये आप ऊपर वाली बात एक दफा फिर बता देंगे। कौन सी ऊपर वाली, इस पॉइंट से हाँ लेके ये S2P और S1P जहां पे एक मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मुझे इसकी लेंथ पता है S2P और S1P, तो इन दोनों लेंथ का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू द पाथ डिफरेंस। दैट्स इट। ठीक सर है जी। सर ये सर्कुलर वेव क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही यहाँ पे? सर्कुलर वेव, अच्छा देखो, वो यहाँ पे सर्कुलर वेव फ्रंट्स ही रहे हैं। हम S2P और S1P स्ट्रेट लाइन बनाने का मतलब ये है, मैंने सिर्फ इनको एज अ डिस्टेंस मार्क किया है, एज अ लेंथ के तौर पे मार्क किया है कि S2 पॉइंट से लेके P तक का कितनी लेंथ है, S1 से लेके P तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है। ओके, ओके ये सर, और सर ये बताएंगे मतलब कि सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा तक लाइन बनानी है, मतलब कि डिस्टेंस फाइंड अच्छा, करना मैं है एक या फिर? एक क्वेश्चन, चलो मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे करवा देता हूँ ताकि यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास
क्वेश्चन ये है, we have a double slit. This is your screen. और मैं आपको ये कह देता हूं कि the distance between the slits or the slit separation is 20 millimeter. और आपके पास ये इस पॉइंट पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो वी हैव अ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा एट दिस पॉइंट। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये दिस इज योर स्लिट 1 एंड दिस इज योर स्लिट 2। स्लिट 1 से लेके ये पॉइंट जहां पे सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ओके, सो S1 से लेके ये दिस इज योर स्क्रीन और यहाँ पे आपके पास स्लिट्स हैं। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैं आपको कह देता हूँ, लेट्स से 40 सेंटीमीटर है और S2 स्लिट 2 से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। सो अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, फ्रॉम सोर्स। सो यहां पे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इस सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकल रही है वो आगे स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस फिनोमेना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स। सो मुझे S1 से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता है, इसको मैं पॉइंट P कह देता हूं। सो S1P minus S2P will be equal to n lambda, ठीक है। सो ये है। अब S1P कितना है, 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी डिवाइडेड बाय 100। सो 40 over 100 is 0.4 minus 0.25। अब कौन से ऑर्डर का मैक्सिमा है यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर, तो 2 लैम्डा, ठीक है जी। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ना, और S2 से लेके P तक की जो लेंथ है, इन दोनों लेंथ्स को अगर मैं माइनस करता हूं तो वो वेव्स के पाथ डिफरेंस के इक्वल है। मतलब ये कि लेट्स से ये S1P पे ये वेव जा रही थी, ठीक है, ठीक है, और S2P पे अब आप एक चीज गौर करो, यहाँ पे 1, 2 और 2.5 कंप्लीट साइकिल है ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कितना है, ये 1 एक कंप्लीट और ये क्वार्टर है, आ गया 3/4 है। तो इन दोनों की अगर मैं डिफरेंस लूं तो वो पाथ डिफरेंस के इक्वल बनता है। तो इन दोनों लेंस का डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस देगा हमें। तो 0.4 माइनस 0.25 करता हूं तो 0.15 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू लेमडा। तो ये 0.075 सेंटीमीटर है आपके पास इसकी वेवलेंथ, ठीक है। और अगर मुझे लेट्स से इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं दोबारा डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो lambda will be equal to 0.075 over 100. So that would be 0.00075 meter, or which is 123, ठीक है। So 0.75 मिलीमीटर भी मैं कह सकता हूँ, एक जनरली वैसे मैंने, ठीक है क्या, हाँ मैं भेज दूंगा, मैं कल भूल गया था।
अच्छा, स्लिट सेपरेशन अगर आगे वो आपसे पूछ लेता है ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेम्डा, ठीक है। सो क्या ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ये फॉर्मूला अगर इफ यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, या इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन, कब? जब आपके पास फॉर द सेकेंड ऑर्डर। तो पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जी कैलकुलेट मैक्सिमम एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन एट दिस पॉइंट, एंगल की बात हो रही है ना। लेम्डा इज इक्वल टू ax ओवर डी वाले फॉर्मूला में एंगल इन्वॉल्व नहीं होता। सो इस सिनेरियो में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, a sin थीटा इक्वल्स टू एन लेम्डा। a किसके इक्वल है? 20 sin थीटा, n is 2, लेम्डा is 0.75, ठीक है। सो मर्जी है आपकी ना कि आपने किसको करना है। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 0.75 is going to be, sorry, 1.5 divided by 20 और फिर ये उधर जाओगे। सो साइन इनवर्स ऑफ, सो 4.3 डिग्रीज आपके पास उसका मैक्सिमम एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन बनेगा एट द सेकेंड ऑर्डर। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। सो ये जो स्लिट से लेके S1P is the distance between the point S1 and P. S2P is the distance between point S2 and P. The difference in these two distances will be equal to the path difference in the two waves that are coming from S1 and S2. सो ये पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस क्योंकि मैक्सिमा है सो वी यूज एन लेम्डा जनरल जो फॉर्मूला है, और वहां से ऑर्डर पता है तो आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर लोगे, और नेक्स्ट में यू कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन यूजिंग द फॉर्मूला is sin theta equals to n lambda. Is it clear everyone? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके ओके, सो मूविंग ऑन, वही करवा रहा हूँ अगला। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हमारे पास एक ग्रेट बनी हुई है और एक लैंप है। लैंप से ये लाइट वेव्स जा रही हैं एंड दे आर पासिंग थ्रू द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। उसके बाद क्या होता है, मैंने क्या बोला था, अगर तो वाइट लाइट, इफ यू रिप्लेस अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स विद अ वाइट लाइट, तो फर्स्ट ऑर्डर की जगह क्या प्रोड्यूस होगा? A visible spectrum will be seen. रोएग वेव और वेव वेव, नीचे से ऊपर देखो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। सबसे ज्यादा डायफ्रैक्ट कौन सी होती है? रेड। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उस पर डायफ्रैक्शन भी उतनी ज्यादा होती है। सो वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो इसकी डायफ्रैक्शन भी कम होगी, ठीक है। सो वेवलेंथ कम होने का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब ये ग्रिड क्या है? ये मतलब ये पूरी जो जाली सी है, इस पूरी ये 1 सेंटीमीटर की होती है या 1 मीटर की होती है, और इसमें आपने ये मल्टीपल लाइंस जो है ना वो मार्क की होती है। A is the slit separation or the distance between the lines, two consecutive lines के दरमियान का distance. So A किसके equal है? 1 divided by n. n क्या होता है? Capital N is the number of lines ruled per centimeter or the number of lines ruled per meter. अच्छा, ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, why is it better than डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? तो इसका एडवांटेज ये है कि जो मैक्सिमास प्रोड्यूस होते हैं दे आर मच ब्राइटर एंड देयर पोजीशंस कैन बी मेजर्ड इजीली थ्रू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग
rather than a double slit experiment. ठीक है, सो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारा बेसिक एम क्या था? ठीक है, अच्छा मैं अभी आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। ओके, सो मैं क्या कह रहा था? हाँ जी, सो हाँ, वाई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मेन हमारा पर्पस ये था कि वी वांटेड टू स्टडी द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, कि मतलब जब लाइट वेव्स डायफ्रैक्ट होती हैं और जब दो डायफ्रैक्टेड वेव्स आपस में मिलती हैं तो हमारे पास इंटरफेरेंस की वजह से मैक्सिमा और मिनिमा प्रोड्यूस होता है। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का भी सेम पर्पस है कि जब आपके पास लाइट वेव्स डायफ्रैक्ट होके मिलती है स्क्रीन पे तो इंटरफेरेंस जब होती है तो अगेन मैक्सिमा और मिनिमा इज प्रोड्यूस्ड। बाकी इफ यू गोइंग टू यूज अ फिलामेंट लैम्प और अ वाइट लाइट तो डेफिनेटली एट द फर्स्ट ऑर्डर यू विल सी अ विजिबल स्पेक्ट्रम। अच्छा अली, आपका क्वेश्चन ये है कि व्हेन डू वी नो के वी हैव टू यूज द आंसर इन मिलीमीटर और इन मीटर? अच्छा बेसिकली ना जो स्प्लिट सेपरेशन थी दैट वाज गिवन इन मिलीमीटर, तो मैंने इसीलिए अब मोस्टली मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आपने आंसर सिर्फ मीटर वाला ही यूज करना है। तो अभी अगर ए की जो वैल्यू है, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन की जगह 2, लेमडा की जगह मैं ये यूज कर लेता हूँ मीटर में वैल्यू, तो 0.0075 और ए की जगह मैं यूज करूंगा 20 टाइम्स 10 की पावर -3। सो देखो, अगर मुझे ये पता है कि मेरे पास जितनी भी लेंस हैं वो सारी सेंटीमीटर में, एक रीडिंग है जो मिलीमीटर में है तो मैं उसको भी सेंटीमीटर में कर सकता हूँ। बाकी बेहतर ये होता है कि आप जो भी लेंस गिवन होंगी यू कन्वर्ट देम इनटू मीटर। ठीक है, ताकि हमें ये कंफ्यूजन ही ना रहे कि कहाँ पे हमने मिलीमीटर में करनी है तो कहाँ पे सेंटीमीटर में करना है। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर। मैं इसका भी जो फाइनल आंसर है, इंस्टेड ऑफ कीप इट इन मिलीमीटर आई लीव इट इन मीटर ओवर देयर। सो ये समझ आ गया? रायन, इज इट क्लियर बेटा? ओके, चलो। सो ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, फॉर्मूला क्या था? a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अब देखो, क्योंकि जब आप व्हाइट लाइट सोर्स यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सो n की जगह 1 आ गया, a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि sin थीटा, a तो कांस्टेंट है, a इज द स्लिट सेपरेशन, तो इससे ये पता चलता है कि sin थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये सॉरी, क्योंकि व्हाइट लाइट है ना, तो व्हाइट लाइट पे जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में तो एक ब्राइट स्पॉट होता है, फर्स्ट ऑर्डर में वो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाती है उसके बाद। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन इज 1। तो इधर से हमें ये पता लगता है कि साइन थीटा एंड वेवलेंथ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात होगी तो a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। अगर आपके पास स्लिट्स स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ होगा तो लैम्डा इज इक्वल्स टू ax ओवर कैपिटल D। और अगर आपके पास ये स्लिट से लेके मैक्सिमा तक के डिस्टेंसेस गिवन होंगे तो यू कैन यूज ये जो पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला, एंड अलोंग विद दैट यू कैन आल्सो यूज a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, सो ये दो तीन ही फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं मोनोक्रोमैटिक सोर्स यूज करता हूं इंस्टेड ऑफ व्हाइट लाइट तो फिर फर्स्ट ऑर्डर भी होगा, सेकंड ऑर्डर भी होगा और थर्ड ऑर्डर भी होगा। ठीक है, सो मोनो
सो वो फिर काउंटलेस जाते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर भी है, सो दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर। अब ये जो फॉर्मूला सर है ना, फिलामेंट, जब फिलामेंट लैंप होता है तो फिर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक ही जाती है लाइट। अगर फिलामेंट लैंप होता है तो उस केस में जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि जीरो ऑर्डर पे ब्राइट स्पॉट होगा और फर्स्ट ऑर्डर पे वो जो 7 कलर्स हैं वो आपके विजिबल हो जाएंगे, क्योंकि हर जो लाइट वेव होगी वो अपने कलर के अकॉर्डिंग भी डायफ्रैक्ट होगी। सबसे ज्यादा रेड होगी डायफ्रैक्ट, सबसे लीस्ट वॉयलेट हो जाएगी, क्योंकि रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन इज फॉर रेड, और सबसे लीस्ट वेवलेंथ इज फॉर वॉयलेट, सो सबसे लीस्ट एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन इज फॉर द वॉयलेट लाइट। ये बात ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास मोनोक्रोमैटिक सोर्स है और मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल। देखो, अब ये जो एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन है ये 0 से लेके कहां तक जा सकता है, 90 तक, ठीक है। मतलब ये और ऊपर होगी तो एंगल बढ़ता जाएगा और अप्रोक्सीमेटली डायफ्रैक्शन जो है वो 90 तक मैक्सिमम जा सकती है। तो अब 90 थीटा की वैल्यू 90 की साइन 90 इज 1, तो a इज इक्वल टू n लैम्डा, तो a इज योर स्लिट सेपरेशन divided by the wavelength, ठीक है, and that will give you the number of maximas that can be formed upon the screen, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग वो मुझे सॉल्व करके दिखाओ कि वो कैसे सॉल्व होगा। ये कौन सा है, सॉरी, Colorado. I'll check that. I'll add it next into my home. Okay, so we have this diffraction grating वाला grate, ठीक है। So let's say मैं आपके पास कहता हूँ, so रेड लाइट की वेवलेंथ होती है 700 ना, ओके, रेड लाइट wavelength 650 nanometer is incident, ये करो, on diffraction grating if number of lines ruled per meter is 1500, ठीक है। So you have to calculate maximum, okay, calculate total number of maximas point on screen, ठीक है। सो ये स्क्रीन है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, ठीक है। अब ये देखो बेटा, यहां से ये जो फॉर्मूला था ना, a sin theta equals to n lambda, यहां से n इज द नंबर ऑफ मैक्सिमास जो फॉर्म होंगे स्क्रीन पे। अब टोटल जो मैक्सिमास होंगे वो 2n+1, क्योंकि n नंबर ऑफ मैक्सिमास ऊपर होंगे और n नंबर ऑफ मैक्सिमास ही नीचे होंगे,
तो n प्लस n 2n और सेंटर में जो जीरो ऑर्डर है तो उसकी वजह से 2n प्लस 1, तो टोटल मैक्सिमा जो है that will be 2n plus 1. Now please calculate this and tell me okay, what do we get. सर जी सर इसी फॉर्मूला में हमेशा हम साइन थीटा को 1 कंसीडर करेंगे, जैसे 90 के एंगल पे आपने हाँ, किया है। जब आपने टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास निकालना है तो आप साइन थीटा में थीटा को 90 कंसिडर करोगे। यस, जब तो आपने सर ये यार फाइंड करें करना है जब कि कितने मैक्सिमास फॉर्म हो सकते हैं स्क्रीन पर। सर अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का है तब भी साइन को 90 कंसीडर करें। साइन को क्या कंसिडर कर रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब कि जब भी वो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मतलब कि यूज करे तब हम फिर 1 कंसीडर करें साइन 90 को। यस एग्जैक्टली, ठीक है रे, ठीक है। सो 1/1500 करोगे, यहाँ से आप सबसे पहले तो वो स्लिट सेपरेशन निकाल लोगे। कैपिटल एन क्या होता था? नंबर ऑफ लाइंस रूट पर मीटर, तो उसने दी हुई है ना उसकी वैल्यू 1500, यहाँ से ए निकल आएगा आपके पास। सॉरी, नैनोमीटर टू मीटर 10⁻⁻⁹ यस, माइक्रो होता है -6, ठीक है। इज इट क्लियर? ये समझ आ गया? क्योंकि जब भी वो ये कहेगा ना कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास फाइंड करो, तो आपने थीटा की वैल्यू 90 लेनी है, ठीक है। अगर टोटल नहीं है तो वो फिर किसी कोई ऑर्डर दे देगा आपको कि ये सेकंड ऑर्डर पे जो इसका एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन है कोई वैल्यू दे देगा आपको। यस, कोई बात नहीं। क्या है ये वैल्यू? देखो मेरे खुद से जल्दी है ना, 1025 है ना, ठीक है। नहीं, पहले हम 1025 ही लेंगे, 1025.6 ले लेता हूँ, चलो। 5.6, सो इसको 2 टाइम्स 1025.6 प्लस 1 कर देंगे तो जो आंसर आएगा तो हमारे पास 2052 मैक्सिमास जो हैं they are going to be formed on the screen, ठीक है। and if you round off your answer to 2100, वैसे इसके केस में हम लोग एग्जैक्टली नंबर दे दें तो वो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि उसने नंबर ऑफ मैक्सिमस पूछे है ना, तो नंबर ऑफ मैक्सिमस तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें उसको बतानी चाहिए, उसमें हमें उसको राउंडेड ऑफ नहीं। ये समझ आ गया? इज इट क्लियर एवरीवन? जी जी शमास। ए कैसे फाइंड किया? ए का फॉर्मूला होता है 1/n, ठीक है। ये फॉर्मूला आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में यूज करते हो ना। ए इज द स्लिट सेपरेशन और n इज द नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड पर सेंटीमीटर। तो मतलब ये जो पूरी डायफ्रैक्शन की ग्रिड है ये 1 मीटर की है और इसमें 1500 लाइंस जो है ना
वो लगी हुई है, तो 1/1500 करेंगे तो यहां से a निकल आएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब हम स्टेशनरी वेव स्टार्ट कर लें। क्लियर हो गया? सो फार 3 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। एक होगा लेमडा इज इक्वल्स टू ए एक्स ओवर डी, ठीक है, और ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, ठीक है, और इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला है? बाकी वो जनरल फॉर्मूला है S2P माइनस S1P इक्वल्स टू एन लेमडा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी मैं कह सकता हूं कि जो S2P माइनस S1P है दैट कैन बी इक्वल टू A sin थीटा एज वेल। ये भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स से इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन, ठीक है, और अगर तो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर का अगर आप कह रहे हो कंसिडर, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, एक जनरली ये भी चलो बता देता हूं। अगर लेट्स से ये डायफ्रैक्शन ग्रिड है, ठीक है, और दिस इज योर स्क्रीन, और आपको वो ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा, पर ये इसमें नहीं ना हमारे पास ये यूज होगा, ये वो पर स्लिट्स वाले एक्सपेरिमेंट में जो है ना उसमें यूज होगा, ठीक है। ये इस तरह करके ये फॉर्मूला। अच्छा, खैर आई होप इट्स क्लियर ना, ठीक है। ये करवा दो, इससे रेलिवेंट भी एक सवाल। चलो यार, अगला करते हैं स्टेशनरी पे। ओके, अब हमारे पास लेट्स स्टडी के द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन द साउंड वेव्स, ठीक है। सो चाहे वो ट्रांसवर्स हो या चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो, जब वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं या मीट करती हैं तो आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा होगा ही होगा। ट्रांसवर्स के केस में ब्राइटनेस इंक्रीज होती है मैक्सिमा में, लॉन्गिट्यूडनल के केस में एक लाउड साउंड सुनाई देता है which is a maximum. So we have an audio frequency generator which is connected to two different loudspeaker and it's emitting the waves. जब ये waves आपस में इंटरफेयर करती हैं, so जब आप इस माइक्रोफोन को मूव करोगे ना स्क्रीन पे, सेंटर में you'll hear a loud sound, फिर एक डिस्टेंस के बाद you'll again हेयर अ लाउड साउंड, और दो लाउड साउंड्स के दरमियान बिल्कुल खामोशी सी होगी, डेड साउंड होगा वहां पे, ठीक है, which is a minima actually. So we can use lambda is equals to ax over d, but since we are talking about the longitudinal waves, तो हम फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं, तो lambda can be written as v over f equals to ax over d, ठीक है। सो ये डी उधर जाकर मल्टीप्लाई किया और ए इधर लाकर डिवाइड किया। सो लेट्स से अगर तो साउंड की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है इन द सेम मीडियम, डिस्टेंस भी सेम है लाउड स्पीकर और स्क्रीन के दरमियान, और ए जो है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो एफ और एक्स का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। जितनी ज्यादा साउंड की फ्रिक्वेंसी होगी उतना जो सेपरेशन है ना बिटवीन द टू लाउड साउंड्स वो उतना ज्यादा, वो उतना कम होगा, सॉरी इनवर्स रिलेशन है ना, ठीक है। सो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज ग्रेटर, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड is greater, then
x और distance between loud sounds, जिसको हम मैक्सिमास भी कह रहे हैं, will be smaller. तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की, उतना ये जो दो मैक्सिमा स्क्रीन पे हमें लाउड साउंड जहां जहां पे नजर आ रहे हैं, वहां पे लाउडनेस जो है मतलब ये गैप कम होगा, इधर हो जाएगा फिर। ठीक है, नहीं बस दो स्पीकर्स के सेंटर के दरमियान तो ली है ना उनकी सेपरेशन। ठीक है, वहां पे हम स्लिट सेपरेशन लेते थे ना, स्लिट्स के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस। यहाँ पे स्पीकर के सेंटर से लेके दूसरे स्पीकर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्टेशनरी वेव्स पे। स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन एग्जाम में आपको फ्रिक्वेंटली आती है कि व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम टाइप, equal wavelength, frequency, speed and amplitude travel in opposite direction, meet at a point. ठीक है, दो वेव्स हैं सेम टाइप के, वेवलेंथ भी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड विल बी आल्सो सेम। ठीक है, ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे मीट एट अ पॉइंट। ये एमसीक्यू भी आया है आपके एग्जाम में, जिसमें वो ये पूछता है कि बताओ कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ऑप्शन दी हुई है, दे शुड हैव इक्वल वेवलेंथ, दे शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दे आर ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, और एक और उसने दी हुई है कि जी दे आर कोहेरेंट वेव्स। ठीक है, और वो आपसे कहते हैं व्हेन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो जो लास्ट स्टेटमेंट है कि द वेव्स दे डोंट नीड टू बी कोहेरेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। सो मेन जो है वो ये है कि वेव्स की जो टाइप है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो एक ये वेव है, एक ये वेव है, और एक हमारे पास ये वेव है। हाँ जी, अब ये दोनों वेव्स कोहेरेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके जो क्रस्ट के दरमियान के जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम है। So these are coherent waves, but they will not produce stationary waves. So waves का coherent होना, waves but not stationary waves. Sorry? हाँ, exactly. So they should be traveling with the same speed, wavelength, frequency, and amplitude, and they should be traveling in the opposite direction. ठीक है, and eventually अब एक ये वाली वेव है, ये नीचे है, तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा। जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वी डिनोटेड एज एन एंटी नोड, जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है वेव्स के वो पॉइंट को हम नोड कहते हैं। ठीक है, बाकी नोड टू नोड हाफ साइकिल है तो लैम्डा बाय 2, नोड टू एंटी नोड क्वार्टर साइकिल है, तो आपके पास नोड टू एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, determination of wavelength or speed of sound waves by using a stationary wave. So we use an audio frequency generator. We have a loudspeaker. यहाँ से वेव ट्रैवल करती है, आगे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वेव रिफ्लेक्ट होके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, फिर
ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, यहाँ पे भी एक लाउड साउंड होगा, इधर भी एक लाउड साउंड होगा। सो दो एंटी नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो λ/2 होता है। तो एंटी नोड टू एंटी नोड में लेंथ मेजर कर लूंगा, तो यहाँ से λ किसके इक्वल होगा, 2l के। मतलब ये जो भी लेंथ होगी इसका डबल कर दूंगा तो मेरे पास वेवलेंथ निकल आएगी एक साइकिल की। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रिंग, देन वील ट्राई टू डू क्वेश्चन और फिर ये टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रिंग, ये एंड फिक्स्ड है। अब ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड लोड से अटैच्ड। ऊपर यहाँ पे दो वेजेस के ऊपर रखा हुआ है स्ट्रिंग को, और यहाँ पे पुली है ताकि स्ट्रिंग मूव कर सके। ये लाउड स्पीकर है, ये फ्रिक्वेंसी जनरेटर है। ये साउंड जब प्रोड्यूस करेगा तो स्ट्रिंग क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी अप एंड डाउन। ठीक है, सो पहला केस है। अब इन दो वेजेस के दरमियान तो हम लेंथ मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल। ठीक है, अब लेट्स से अगर तो इस तरह की वेवफॉर्म बन रही है, ठीक है, तो जहां पे मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड वो एंटी नोड है, और जहां पे एम्पलीट्यूड 0 है वो नोड है। तो अब हमें नोड टू नोड तक का डिस्टेंस पता है एल, तो नोड टू नोड होता है λ/2 के इक्वल। तो यहां से वेवलेंथ निकल आएगी 2l। फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/λ, तो फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ लेंथ विल बी v/2l। बाकी जितनी लेंथ आप ज्यादा रखोगे फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, जितनी लेंथ आप शॉर्ट रखोगे फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होगी, या जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, बस ठीक है। ओके, अब आपने ना इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया सच दैट योर वेव ट्रैवल्स इन दिस फॉर्म, वो इस तरह से वाइब्रेट कर रही है। तो ये नोड है, नोड है, नोड है, नोड टू नोड ये λ/2, यहां से यहां तक λ/2, तो ये पूरा लैम्डा के इक्वल है। तो लेंथ किसके इक्वल है, लैम्डा। तो frequency will be equals to v/l, and this is actually double the frequency of previous one। पिछली वाली को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं या फर्स्ट हार्मोनिक्स। अब ये वाली जो पिछली वाली का डबल हो रहा है इसको हम कहते हैं सेकंड हार्मोनिक्स या फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फिर हाफ साइकिल और ऐड करते जाओ, ये आधा और ऐड हो गया, डिस्टेंस उतना ही है, पर λ/2 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 is 3 λ/2। तो L is equal to 3 λ/2, lambda will be equals to 12/3, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी v/12/3, और ये 3v/12। so this is 3 times the value of the first harmonics। फिर फ्रीक्वेंसी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। जितनी वायर में टेंशन ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वो हमने ऑलरेडी देख लिया था। बाकी जितनी वायर थिक होती है उतनी लो फ्रीक्वेंसी, जितनी वायर थिन होगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जितनी वायर थिक है उसकी उतनी कम वाइब्रेशंस है, ठीक है, और जितनी वायर थिन है उसकी उतनी ज्यादा वाइब्रेशंस है। बस उसको डिनोट किया, बस नाम दिया। लेंथ कैसे फ्रीक्वेंसी वर्सेस प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू v/l, तो इसमें F और L का इनवर्स रिलेशन है। ज्यादा होती है लेंथ कम से अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आपने उसकी लेंथ कम रखनी है। ठीक है, वेज नहीं, ये जो वेजेस है ना इनको आपने ज्यादा क्लोज रखना। ठीक है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी है और नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो ज्यादा चाह रहे हो। अच्छा, स्टेशनरी वेव्स एंड पाइप्स, ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक। ये एक पाइप है, ठीक है, अब वो इसको हॉरिजॉन्टली भी दिखा देता होता,
खैर, अब देखो, आपने ये बैरोमीटर है, इसमें पानी भरा है, आपने क्या किया, लाउड स्पीकर रखे हैं, 2 माइक्रोफोन रखे हैं एजेस पे, इन दोनों एजेस पे आपको लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, एंटी नोड है, ठीक है। और ये आपके पास इधर नोड है, नोड और एंटी नोड के दरमियान होता है लैम्डा बाय 4, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, लैम्डा बाय 4। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, वी ओवर लैम्डा, वी ओवर lambda is equal to 4L, तो V over 4L, this is your fundamental frequency और first harmonics। अब अगर मैं लेंथ इतनी रख रहा हूं और मैं इसको चेंज कर रहा हूं अंदर फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो हाफ साइकिल और ऐड हो गया, हाफ साइकिल ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 4, दोनों को प्लस किया 3 लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा किसके इक्वल होगा, 4L over 3, तो F is equal to 3V over 4L। ये वाला देखो, अच्छा ये शेप्स आपको ना दी होंगी, मेरे ख्याल में हम क्वेश्चन करते हैं इसका। आपको इतना पता लग गया कि नोड टू नोड लैम्डा बाय 2 के इक्वल है और नोड टू एंटी नोड लैम्डा बाय 4 के इक्वल है। सॉरी, ये फिक्स्ड है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है, ताकि हमें नोड टू एंटी नोड होता है लैम्डा बाय 4 और नोड टू नोड, सर से पिछले वाला मुझे समझ नहीं आया, वही वही मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हम ना ये वाला कर लेते हैं जैसे, ठीक है, स्टेशनरी वेव वाला। अब इसमें वो आपसे कहता है कि जी विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन of transfer of energy, compare the oscillations of transverse and longitudinal progressive waves। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का क्या है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, कौन सा सवाल है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कि मैंने क्या बताया था, have oscillations parallel to the transfer of energy and transverse waves have oscillations perpendicular to the transfer of energy। या मैंने आपको ये बताया था कि in longitudinal waves particles move left and right and parallel to the wave direction, ठीक है। और transverse wave में particles move up and down and perpendicular to the wave direction। Let's just do it, ये करते जाओ सवाल, राइट डाउन द आंसर, ठीक है। सो ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन और परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, ठीक है। वेव डायरेक्शन कह लो या फिर टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या, पेपर नहीं है, वर्कशीट का सवाल है। पार्टिकल्स रीसेंट ईयर्स के ही होंगे वैसे। पार्टिकल्स मूव लेफ्ट एंड राइट और पैरेलल वेव डायरेक्शन, ठीक है, ये आ गया। वो कह रहे हैं कि a pipe is open at one end and closed at the other with a piston। The piston can slide freely and is at a distance of this from the open end of the box। ये स्टेशनरी वेव है, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है और ये नोड है। एंटी नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस है लैम्डा बाय 4। वो कह रहे हैं कि द पिस्टन
can slide freely at a distance of this, ये distance भी दिया है, तो यहां से मैं lambda निकाल सकता हूं, lambda by 4 को इस distance के equal रख के, तो lambda will be equal to 4 times this and you get the value of the wavelength. समझ आई? यहाँ से wavelength निकल आएगी on figure 4.1 draw letter A at the position of an antinode. तो ये 1 mark आ गया. वेवलेंथ देखो, नोड से एंटी नोड किसके इक्वल होता है? लैम्डा ओवर 4, और उसने नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस भी दिया है. यही तो मैंने आपको मतलब बताया था कि ये देखो, ये मीट इधर कर रहा है ना, तो ये नोड है, नोड पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, एंटी नोड में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इधर है, तो ये वाला पॉइंट एंटी नोड है, ये वाला नोड है. बाकी लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 4.5 into 10 की पावर -2. लैम्डा विल बी इक्वल टू 4 times 4.5 times 10 की पावर -2. So यहाँ से you'll get the value of the wavelength. Then we have V is equal to F lambda and F is equal to V over lambda. ये कितना आ रहा है? 0.18 मीटर. So speed है जी 340 divided by 0.18, तो इसको डिवाइड कर दोगे, so you will get the value. Sorry, 1888. So rounded off to 2 significant, तो 1900 hertz है. Sorry, नहीं 1900 ना, 2 significant. पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, दूसरा ये है, इससे अगला 8 है, इसमें 1 ऐड होके 1900 hertz है. समझ आ गई? So the piston is moved to the left, the frequency, ये समझ आया आप सबको? जी, जैन, बली, रायान, शमास, तैमूर, बेटा ये समझ आया कैसे सॉल्व किया? आसान है ना? वो कहते हैं the piston is moved to the left, और वो कह रहे हैं ये पिस्टन जो है it's moved to the left, ठीक है, ओके. सो अब आपसे कहते हैं कि frequency of sound wave emitted by loudspeaker is then changed so that a stationary wave is formed with the same number of antinodes as in figure 4.1. ठीक है, frequency change कर रही है. State and explain the change that is made to the frequency of the sound wave. Sound की speed तो उतनी ही रहनी है, ठीक है. अगर frequency change कर रहे हो तो मुझे ये बताओ उसकी wavelength क्या होगी? We want the same number of antinodes. देखो मतलब same number of antinodes का मतलब है हमने L को भी change नहीं करना, सॉरी हमने L इंक्रीज कर दिया, ठीक है. L हमारे पास क्या हुआ है? So, जब आपने लेफ्ट पे मूव किया तो L आपके पास इंक्रीज हुआ. So अब है L इज स्टिल इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 और लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स L. अगर L बढ़ेगा तो लैम्डा जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या होगा? L बढ़ने से लैम्डा भी इंक्रीज कर जाएगा. सो अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दे हैव एन इनवर्स रिलेशन, ठीक है. सो अब आपने उसको एक्सप्लेन कैसे करना है कि एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है, या एज द डिस्टेंस बिटवीन पिस्टन एंड एंटीनोड इंक्रीजेस, so wavelength also increases, hence the frequency of the sound will decrease. So let's read. Node to antinode distance is longer. यही हमने सबसे पहले बोला कि पिस्टन और इसका हमने बोला था, या wavelength is longer. तो मैंने तो दोनों ही पॉइंट्स आपको कहे हैं लिखो.
और तीसरी बात, frequency is smaller because the speed of the sound wave will be constant. ये उसने ब्रैकेट में डाला हुआ है, which means कि this is optional. But I prefer कि हम हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी दें, ताकि हम कहेंगे distance between node and antinode increases. ठीक है, so wavelength of sound wave increases. उसके बाद आप उसको ये कहोगे since speed of sound is constant, hence frequency ये बात क्लियर है सबको? जी सर हाँ जी, जी बेटा। सर सर अगर नंबर ऑफ नोड्स को हम चेंज करें तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा कि जिससे एंटी नोड्स भी चेंज हो जाए, नंबर ऑफ और नोड्स भी? मुझे समझ नहीं है क्या कह रहा है, दोबारा बोल दे। सर जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, विद सेम नंबर ऑफ एंटी नोड्स, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेम नंबर ऑफ एंटी नोड्स का मतलब ये है, देखो इधर उतना ही ये बननी है वेव, मतलब ये हाफ ही बनेगा, इससे क्वार्टर ही बनेगा, मतलब क्या, ठीक है, क्योंकि सर अगर सेम नंबर ऑफ एंटी नोड्स ना होता लेट्स से, तो बेटा फिर हमारे पास क्या होना था, यहाँ पे हाफ साइकिल के साथ लेट्स से you would have had a half cycle, ठीक है, थोड़ा मैंने कम बना दिया, let me draw the half cycle. फिर आपके पास ये देखो, ये होता ऐसे, अगर वो ये स्पेसिफाई ना करता कि सेम नंबर ऑफ एंटी नोड्स है, तो फिर इस तरह की वेव बन सकती थी, ठीक है, और इस केस में एंटी नोड्स बढ़ जाते ना, मतलब इधर भी एक एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, फिर ये एक नोड बन जाता और एक ये नोड बन जाता, फिर नोड टू नोड होता λ/2, तो λ/2, और नोड टू एंटी नोड होता λ/4। तो इसकी ये जो लेंथ L है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाती, λ/2 प्लस λ/4, तो ये आ जाता 3 λ/4। तो वो चीजें पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं ना, इज इट क्लियर, समझ आई है? ये स्टेशनरी वेव जी। सर एक्चुअली ये पूछ रहा था कि ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि नंबर ऑफ नोड्स सेम है, अगर वो पूछते कि नंबर ऑफ नोड्स चेंज हो गए हैं, तो वो पूछते कि क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से नंबर ऑफ नोड्स चेंज हुए हैं, तो इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे? अच्छा, इस केस में वो वैसे अगर वर्ड्स में पूछता है कि हमें क्या चेंजेस करने हैं, अगर हमने नंबर ऑफ एंटी नोड्स जो है वो बढ़ा दी हैं, ठीक है, पहली बात तो ये, आपके पास अगर L इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमने वेवलेंथ भी इंक्रीज की है, और अगर हमने वेवलेंथ बढ़ाई है तो इस केस में भी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने कम कम कर दी है, ठीक है, क्योंकि L is equal to 3 λ/4 हो गया ना, तो 3/4 तो कांस्टेंट है, which means कि L और लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में भी यही चीज ही बनेगी।
ये समझ आ गया? यस सर। ओके, अब अगला एक ये कर ले प्लेन पोलराइजेशन वाला के एक आधा और स्टेशनरी वेव्स का हम देख लेते हैं, ये कर लेते हैं। Two coherent sources x and y of microwaves 2.5 into 10 raised to power 10 hertz are are a distance of 0.18 meter apart in a vacuum. So दो coherent waves हैं, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी ये है और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.18 मीटर है। क्या हो क्या कर रहे थे? इसको बंद कर दो। Also, there is a phase difference of 90 between the waves emitted at the two sources. A microwave detector moves along the line PQ, which is parallel to the line joining the two sources. ठीक है, at a distance of 0.18 meter apart. ठीक है? Okay, so the phase difference is 90 between the waves emitted at the two sources. A microwave detector moves along the line PQ, which is parallel to the line joining the two sources and 2.3 meters away. Okay? Distance दिया हुआ capital D, A भी दिया हुआ small a. ठीक है? Point O is on the line PQ and at a position that is equidistant from two sources. A is the position on PQ where intensity of the microwaves is the greatest. ठीक है? Explain why the position of greatest intensity is not at O. हाँ जी, अब इसका क्या रीजन है, समझ आई कि नहीं आई? सवाल क्या है? I want everybody to just read this entire question. आप लोग ये सारे एक दफा इस सवाल को थॉरली रीड करो, ठीक है? अब मुझे इसकी रीजनिंग बताओ, क्या लिखोगे वर्ड्स में? है What are we going to write? जी, ओके, देखो बेटा, इनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वेव्स के दरमियान, फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्रीज का। जब अगर लेट्स से एक ये वेव है और एक ये नॉर्मल वेव है, अगर ये दोनों वेव्स आपस में मीट करेंगी तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड इस तरह का है। बट लेट्स से इफ देयर इज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, देयर इज अ फेज डिफरेंस ना, मतलब एक वेव जो है वो 90 डिग्रीज अहेड है, तो लेट्स से यहाँ पे है ऐसे, ठीक है? दूसरी वेव भी मैं इधर ही बल्कि चलो, और ये है, ठीक है? अब मैं इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूँ, इसको मुझे बैकवर्ड नहीं एक्सटेंड करना है। So there's a constant phase difference between these two waves. इतने पोर्शन के लिए
इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, मैक्सिमम, और इसका क्या है, मिनिमम। तो इधर तो एम्पलीट्यूड एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, ठीक है। सो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज, सेम गोज फॉर दिस साइड एज वेल, ठीक है, एंड सेम गोज फॉर दिस साइड एज वेल। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि ये वाली जो वेव्स हैं दे आर इन फेज एंड दीज वेव्स हैव अ फेज डिफरेंस, ठीक है। तो अगर तो वेव्स आपके पास इन फेज हैं तो फिर व्हेन दे आर गोइंग टू इंटरफेयर, सो फिर वो बिल्कुल सेंटर में मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे। बट इफ देयर इज अ कांस्टेंट phase difference between the two waves, then they will not produce the maxima at the center, ठीक है, सॉरी, यस। अब हम इसके लिए क्या कहेंगे, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी waves must be in phase, दूसरा waves are not in phase, have a 90 degrees phase difference at O। कोहेरेंट, ये waves कोहेरेंट है, ठीक है, बट कोहेरेंट होने के साथ साथ दे आर नॉट इन फेज, क्योंकि कोहेरेंट का तो मतलब होता है कि दे शुड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो वो हर दफा फेज डिफरेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो बेसिकली जब ये वेव्स पॉइंट ओ पे आके मीट करेंगी तो पहला तो हम ये कहेंगे कि बोथ वेव्स आर not in phase, so they are not in phase, और उसकी वजह से क्या है, they will have a phase difference of 90 degrees at point O, so waves have a phase difference of 90 degrees at point O, ठीक है। तो जब ये इधर O पे मिलेंगे तो इनके एम्पलीट्यूड जो है वो एड अप नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अगले में कहते हैं ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ क्रॉस टू शो द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन PQ where intensity maximum that is closest to O occurs, label this point B। So draw a cross to show the position of the point on PQ where the intensity maximum that is closest to O occurs, label this as B। तो उसने आपको ये चीज खुद कही है, point A is the position on line PQ where intensity of the microwaves is the greatest, ठीक है। show the position of point on line PQ where intensity maximum that is closest to O occurs, label this as B। तो वैसे तो A पे intensity जो है वो point B labeled on the PQ below O, distance OB should be equal to the distance OA, ठीक है, yes। screen is stuck, ठीक हो गई है। I have not been intensity minimum पूछ रहा है सर, not maximum, yes, ठीक है। So he is just talking about intensity minimum actually। So आपके पास distance of OB and OA will be same, इसने ये कहा, तो ये आपके पास यहाँ पे होगा मिनिमम, इसको हम B मार्क कर देंगे, ठीक है। So O पे उसने कहा है that is equidistant from the two sources, A is the point on PQ where intensity of the microwave is the greatest, ठीक है। So उसने बड़ी क्लियरली यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया बेटा कि किधर गया, OB and OA should be equal, ठीक है, and B is below the point O। तो जितना O का A से डिस्टेंस है O का B से भी उतना ही डिस्टेंस होगा, ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया।
बाकी अच्छा ओ पॉइंट पे ब्राइटनेस होगी, ये नहीं कि ब्राइटनेस बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री फेज डिफरेंस का मतलब स्टिल ये है कि एम्पलीट्यूड जैसे अगर इस पॉइंट पे है तो इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव मैक्सिमम में ऐड होके यहाँ पे ये बनता है। इसी तरह इस पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड ये बनता है, इस पॉइंट पे इन दोनों का एम्पलीट्यूड ये बनता है, ठीक है, पॉजिटिव के इक्वल है, पॉजिटिव और जीरो। इसी तरह इस पॉइंट पे यहाँ पे ये नेगेटिव है और इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड दोबारा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा खैर, तो बी बी पे मिनिमम। अगला कहते हैं शो दैट वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव इज 0.012 मीटर। वेवलेंथ पूछी हुई है, फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, ठीक है, एक्स एंड वाई ऑफ माइक्रोवेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। अच्छा वैसे माइक्रोवेव्स है तो माइक्रोवेव्स दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, तो v is 3 into 10 raised to power 8, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2.5 into 10 की पावर 10 हर्ट्ज। f is equals to v over lambda, lambda is equals to v over f। so इन दोनों को डिवाइड कर दो, so you will get the value of lambda। समझ आ गया, v over f 0.012 आ जाएगा, ठीक है। बस ये कितनी आ रही है 0.012। For A on line PQ, determine the difference in the distance delta x traveled by the microwaves from X and the microwave from Y। ठीक है। अच्छा so for point A वो कह रहे हैं determine the difference in the distance delta x traveled by the microwaves from X। so X से A तक का ये और Y से A तक का ये है, ठीक है। सो इनका जो पाथ डिफरेंस होगा, their path difference will be equal to 2n lambda, ठीक है। तो अब आपके पास you have to calculate the difference in the distance। तो n की जगह हम मान लिए 0.012 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइडेड बाय 4 क्यों किया बताओ, ठीक है। वो कह रहे हैं फॉर पॉइंट ए ऑन द लाइन पी क्यू डिटरमिन द डिफरेंस in the distance delta x traveled by the microwave from x and the microwaves from y, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ इन दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री का, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा क्वार्टर लैम्डा के इक्वल, क्योंकि एक जो पूरी वेव होती है अगर साइन की 0, 90, 180, 270 और 360, तो 90 डिग्री का मतलब होता है क्वार्टर ऑफ द साइकिल। सो द पाथ डिफरेंस विल बी टेकन एज lambda by 4, तो lambda is 0.012 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 0.003 मीटर। समझ आइए। तो 90 डिग्री स्पेस डिफरेंस का मतलब क्या है कि उनके दरमियान व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, दैट इज lambda over 4, ठीक है। यूज द फॉर्मूला फॉर डबल स्लिट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट to calculate the distance between adjacent intensity maximum। To calculate the distance between adjacent intensity maxima on line PQ, so we just have to use the formula lambda is equals to ax over d, ठीक है। lambda is 0.012, a is 0.18, ठीक है, d is this, तो
AX over D, तो निकालना क्या है, X निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम, क्या Yeah. नहीं वो तो डेल्टा एक्स था ना, उसने कहा यूज द फॉर्मूला, तो लेमडा डी ओवर ए, तो लेमडा इज 0.0.2, डी इज 2.3 और ए की जगह 0.18, so you just simply put the values on the expression lambda d over a, ये करोगे तो 0.15 meter will be the answer. समझ आ गई? So this, I hope it's clear to everyone. Why is Mama, intensity really? I don't know. Maybe in minimum my there? sleep. अच्छा, इंटेंसिटी मिनिमम पॉइंट बी यहाँ पे इसीलिए है, ठीक है, कि जो ओ है ना, ओ बिल्कुल मिडिल में है बिटवीन द मिनिमा एंड द मैक्सिमम। और ये चीज मुझे कैसे पता चल रही है कि ए पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और ओ पे एम्पलीट्यूड उसका हाफ हुआ, तो मिनिमम पे उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा, तो इसी वजह से मिनिमा ओ से नीचे है। ए पे उसने कहा है इंटेंसिटी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, ओ पे देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हाफ है, ठीक है, और बी जो मिनिमम होगा उस पे फर्दर एम्पलीट्यूड विल बी 0, तो इसलिए ओ से नीचे होगा पॉइंट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। प्लीज प्रैक्टिस द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, और वर्कशीट्स वगैरह मैंने भेजी भी हुई है, तो जहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो गई तो प्लीज यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। जी बनी।